हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन कंप्लीट कर लिया था। एक लास्ट टॉपिक जो रिलेशन में बचा हुआ है वो है हमारा इक्विवेलेंस क्लास। ओके, सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा रिलेशन का, ठीक है, और इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन भी है। हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं इक्विवेलेंस क्लास का, और साइंस में डिफरेंट फील्ड में एक्चुअली हम इक्विवेलेंस क्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशन में। तो हम लोग इस वीडियो में जो है इक्विवेलेंस क्लास के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि इक्विवेलेंस कब मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका रिलेशन किस पे डिफाइंड है। हमारा ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइंड होगा हमारा। रिलेशन आर इज रिलेशन इन ए। ठीक है, और अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि ये आर मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि ये आर जो है वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम जो है इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। यानी कि इक्विवेलेंस क्लास का एग्जिस्टेंस तभी है जब आपका रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो हम इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं करेंगे। तो पहले तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपका रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, सो पहले हम इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है इस केस में। तो अब देखिए, आपका जो रिलेशन है वो एक सेट ए पे डिफाइंड है, फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो सेट ए है वो, उसको मैं जस्ट एक वेन डायग्राम से दिखा रहा हूं। सपोज दिस इज योर सेट ए। इस पे हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया था इस सेट पर, है ना। तो अब आर के अंदर कैसा एलिमेंट था, आर को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो बोलते हैं कि इट इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, है ना। और अगर ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस है तो हम बोलते हैं ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो देख समझिए। सो इक्विवेलेंस क्लास इज अ सेट। सबसे पहले आपको ये समझना है, इक्विवेलेंस क्लास एक सेट है, और ये सेट जो है वो ए का सबसेट होगा। सो दिस इक्विवेलेंस क्लास इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये कैसा सबसेट होगा ये हमको समझना है। तो सबसेट होगा तो जो भी इक्विवेलेंस क्लास होगा वो ए के अंदर ही होगा, ए के बाहर नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसा सबसेट होगा, ये इस तरह का सबसेट होगा कि ए को डिफरेंट डिफरेंट डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड कर रहा होगा। देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, ये देखिए ए को डिफरेंट डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड कर रहा होगा, और ये इस तरह डिवाइड कर रहा होगा कि कोई भी दो सबसेट हमेशा डिसजॉइंट होंगे। यानी कि A1 A2 का इंटरसेक्शन या A1 A3 का इंटरसेक्शन 5 होगा, A1 A4 का इंटरसेक्शन 5 होगा, A1 किसी भी दो सबसेट का इंटरसेक्शन 5 होगा, और सबका यूनियन करने पे हमको क्या मिलेगा, A मिल जाएगा। सो AI इंटरसेक्शन AJ is always phi when I is not equal to j। obviously A1 का हम इंटरसेक्शन phi नहीं बोल सकते, A1 A2 का इंटरसेक्शन, इसलिए I और J बराबर नहीं होगा। दूसरा, यूनियन ऑफ ऑल A1 A2 A3 A4 A5 A6 यूनियन है ना। इन सब का पूरा यूनियन आपको क्या मिल जाएगा, ए। तो ये जो है ये सारे के सारे मेरे इक्विवेलेंस क्लास होंगे। अब ये इक्विवेलेंस क्लास किसके रिस्पेक्ट में बने हैं, इस इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में बने हैं। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता तो ये इक्विवेलेंस क्लास नहीं बनते। ये एक बात हुई। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसा होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी ये नहीं बताया कि कैसे ये बनेगा, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये इक्विवेलेंस क्लास कैसा होगा, और ये किसके रिस्पेक्ट में बन रहा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में बन रहा होगा। इसकी बात हम तभी कर रहे हैं जब हमने प्रूफ कर दिया कि आर मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, ए को इस तरह डिवाइड कर देगा।
अब ये इक्विवेलेंस क्लास जरूरी नहीं कि 6 ही बने, यहाँ पे कितने इक्विवेलेंस क्लास बने, ये जितने भी डिसजॉइंट सबसेट हैं ये सारे इक्विवेलेंस क्लास कहलाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने 6 ही दिया है, 10 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, इनफाइनाइट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा है। मैंने सिर्फ आपको ये आइडिया दे कि इक्विवेलेंस क्लास कैसा दिखता है। पहली बात, ये A1 A2 के अंदर किसके एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट होंगे। ऑब्वियसली ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ए के एलिमेंट होंगे। और इस तरह ये ए को डिवाइड करेगा कि कोई भी दो सबसेट हमेशा डिसजॉइंट होगा और सारे सबसेट का यूनियन कर देंगे तो पूरा का पूरा ए मिलेगा। ठीक है, तो अब इस ये इक्विवेलेंस क्लास कैसे बन रहा होगा, तो इसको हम कैसे बनाते हैं ये आप देखिए कि अब आप देखिए कि ये ए था, इक्विवेलेंस रिलेशन आपने ऑलरेडी आर डिफाइन कर रखा था। हम एक एलिमेंट पिक करेंगे A1। अब हम ये चेक करेंगे कि इस A1 से रिलेटेड कौन कौन है, किस रिलेशन से, इस R से रिलेटेड। इस R से रिलेटेड जो होगा, मान लीजिए A1 है तो A1 से रिलेटेड है A11 A12, मैं जस्ट ये एलिमेंट का नाम दे रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड है, 1 से। तो इस तरह जो एलिमेंट A1 से रिलेटेड होगा उसको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे और जो एलिमेंट A1 से रिलेटेड नहीं होगा उसको हम बाहर कर देंगे। अब हम उस एलिमेंट को पकड़ेंगे जो A1 से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए A2 जो है वो A1 से रिलेटेड नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि A2 से रिलेटेड कौन कौन है, किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। तो इस रिलेशन से मान लीजिए A21 एक एलिमेंट है, A22 एक एलिमेंट है, A23 एक एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड हो गए, A2 से। अब ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट बचेंगे जो A2 से भी रिलेटेड नहीं है, A1 से भी रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम बाहर कर देंगे। और हम एक एलिमेंट पिक करेंगे, उस जितने भी एलिमेंट बाहर हो गए जो A1 A2 में से किसी से रिलेटेड नहीं है, A3 से। अब A3 से जो एलिमेंट रिलेटेड होंगे उसको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। अब आप इसी तरह देखिए ग्रुप बनाते जाइए, अब आपको डिफरेंट डिफरेंट सबसेट मिलते जा रहे हैं और ये सारे सबसेट की क्या क्राइटेरिया है, सारे सबसेट डिसजॉइंट हो रहे हैं। और ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि ए का सारा एलिमेंट खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज। अब एक चीज आप ये देखिए कि A1 से तो कम से कम एक एलिमेंट, क्योंकि R मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, R मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड रख रहा होगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा तो ये मैंने जो प्रोसेस बताया ना ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं जनरल प्रोसेस पहले आपको बता दे रहा हूँ, बाद में हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो कम से कम इस A1 से रिलेटेड A1 तो खुद होगा ही, क्योंकि R मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो A1 से रिलेटेड A1 तो कम से कम होगा ही होगा, है ना। अब इसके अलावा क्या होगा वो हम पता करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल से चेक करते हैं। मान लीजिए A है आपका, मैं चलिए एक फाइनाइट एग्जांपल पे ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं R A कॉमा B सच दैट A माइनस B इज डिविजिबल बाय 4। अब आप ऑलरेडी ये जानते हैं, हमने प्रूफ कर रखा है, दिस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपने नहीं प्रूफ किया है तो पहले आप इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। तो अब अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये ए को डिफरेंट डिफरेंट डिसजॉइंट क्लास में डिवाइड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांटेगा, और वो ग्रुप मेरा क्या होगा, सबसेट। तो हम सबसे पहले 1 को लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले 1 को लेते हैं। 1 है, अब 1 से कौन कौन रिलेटेड है, तो 1 से जो यानी कि ये मेरा 1 हो गया। अब हमको B पता करना होगा, तो क्योंकि A और B रिलेटेड है ना, अगर R के अंदर A कॉमा B है इसका मतलब क्या है, A इज रिलेटेड टू B। अब मैं तो आपको बोल रहा हूं कि A जो है वो मेरा 1 है, तो 1 से कौन कौन रिलेटेड है, तो यानी कि 1 माइनस B इज डिविजिबल बाई 4। अब B कहां से आएगा, 1 2 3 4 5 से लेकर 10 में से ही कोई एक आएगा। तो कौन कौन एलिमेंट, अब यहाँ पे B का हम क्या क्या वैल्यू पुट कर दे जिससे 1 माइनस B जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाए। अब इसको थोड़ा सा अगर आप इक्वली डिवीजन लेमा यूज करेंगे ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इक्वली डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो इसका मतलब 1 माइनस B इज डिविजिबल बाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
और थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे लिखें तो माइनस बी इज इक्वल टू 4 क्यूब -1 ऐसे लिख सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो b इज इक्वल टू 4 और माइनस को हम किसके साथ रख देते हैं, क्यूब के साथ, और ये +1 इंटीजर है ना, आपको पता है ऑलरेडी कि ये इंटीजर होता है। तो ये 4 इसको m मान लेते हैं माइनस क्यू को, यानी कि b जो है वो मेरा इस तरह का दिखना चाहिए। अब आप जरा इक्वलिट डिवीजन लेमा को अगर आप याद है तो इक्वलिट डिवीजन लेमा के हिसाब से b का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो सारे इंटीजर जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 होना चाहिए, यानी कि वही एलिमेंट जो है वो 1 से रिलेटेड होगा। तो 1 से रिलेटेड कौन है, 1 से रिलेटेड 1 तो खुद होगा ही, क्योंकि 1 - 1 b का वैल्यू अगर 1 पुट कर दे तो, और ऑलरेडी मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो 1 से रिलेटेड 1 तो होगा ही होगा। 1 से और कौन रिलेटेड होगा, 1 से अब यानी कि अब कौन कौन से एलिमेंट है ये 1 से लेकर 10 तक में, जिसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देगा, 5। तो 1 से रिलेटेड 5 भी होगा। 5 के बाद कौन होगा, नेक्स्ट एलिमेंट जो जिसको आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 देगा, 9। इसके अलावा मेरे ख्याल से 1 और कोई एलिमेंट, यानी कि इस R के अंदर 1,5 का पेयर, 1,9 का पेयर, 1,1 का पेयर, 5,5 का पेयर, 9,9 का पेयर होगा ही होगा। ये सारे एलिमेंट R के अंदर होंगे ही होंगे, यानी कि तो मेरे को एक A1 मिल गया ना, ये मेरा एक A1 हो गया है ना। इसी तरह अब आप देखिए कि हमने तो 1 यूज कर लिया, 5 यूज कर लिया, 9 यूज कर लिया। अब हमको वो एलिमेंट पिक करना है जो इसके अलावा बच गया है, तो 2। तो अब यानी कि अब मेरा जो ए का वैल्यू है, वो मेरा ए का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, जो मेरा ए का वैल्यू है वो 1 हो गया, जो मेरा ए का वैल्यू है वो 1 हो गया, है ना। बी अब हमको पता करना है, यानी 2 से कौन कौन, सॉरी ए का वैल्यू 2 हो गया है ना, अब हमको पता करना है 2 से कौन कौन रिलेटेड है, यानी 2 माइनस बी जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगेन इक्वली डिविजन लेवल लगाइए, सो 2 माइनस बी इज इक्वल टू 4 क्यू। तो b इज इक्वल टू, अगर आप सेम मेथड से जाएं तो 4m + 2 आएगा, यानी कि b का वैल्यू वही, यानी 2 से रिलेटेड अगर कोई है b तो वो किस तरह का दिखेगा, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 दे रहा होगा। तो 2 से तो 2 रिलेटेड होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेटेड है। 2 से और कौन रिलेटेड होगा, यानी कि कौन सा 1 से लेकर 10 में है जिसको आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 देगा, तो 6। नेक्स्ट क्या है, 10, यानी कि 2 से रिलेटेड कौन होगा, 2, 6 और 10, यानी कि हम बोल सकते हैं 2,2, 2,6, 2,10, 6,6, 10,10, ये सारे आर के अंदर होंगे, आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो हमको एक और इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास मिल गया, ये मेरा A2 हो गया। अब आप देखिए कि आपका 2 भी हट गया, 6 भी हट गया, 10 भी हट गया। अब क्या बचा, 3, 3 बचा। तो अब 3 से कौन कौन रिलेटेड है ये हमको चेक करना होगा, तो 3, तो अगेन सेम मेथड से जाइए। अब हमारा a का वैल्यू क्या हो गया, 3, यानी कि ये हो गया 3। तो सेम मेथड से अगर जाएंगे तो b जो है वो कैसा दिखेगा, 4m + 3 टाइप का दिखेगा, यानी कि b, वो सारे b जो हैं वो 3 से रिलेटेड होंगे, जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कौन कौन 3 देगा, एक 7 देगा, और मेरे ख्याल से कोई नहीं देगा। तो 3 और 7 ही आपस में रिलेटेड है, तो एक हमको और इक्विवेलेंस क्लास मिल गया, A3। अब 4, क्योंकि 3 भी यूज हो गया, 7 भी यूज हो गया, अब बच्चा 4। तो 4 से रिलेटेड कौन कौन है, तो अब यहां पे जो मेरा a का वैल्यू है, जो मेरा a का वैल्यू है वो क्या हो गया, 4। जो a का वैल्यू है वो मेरा क्या हो गया, 4। अब हमको b पता करना है, तो अगेन सेम मेथड से जाए तो b जो होगा वो कैसा दिखेगा, 4m + 4। अब 4m + 4 तो हो नहीं सकता, इक्वली डिवीजन लेमा के हिसाब से जो रिमाइंडर है वो हमेशा 4 से छोटा होगा, तो हम इसको अगर इक्वली डिवीजन लेमा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये ऐसा दिखेगा, 4 कॉमन है तो 4, ये अगेन एक इंटीजर हो गया 4n, तो b जो है वो 4 का मल्टीपल दिखेगा, है ना, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि 4 से रिलेटेड कौन होगा, 8 ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो अब आप देखिए कि ये एक्चुअली ये लाइन मुझे ड्रॉ नहीं करना चाहिए, ये आखिरी है ना।
ये। तो अब ये देखिए आपका ये आपका A4 हो गया। तो आपके यहाँ पे कितने इक्विवेलेंस क्लास बने? 4 इक्विवेलेंस क्लास बने, A1 A2 A3 A4, है ना। सो यहाँ पे ए को आपने, ए जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, ये 4 इक्विवेलेंस क्लास में बट गया। A1 इसके अंदर 1 5 9 है, A2 इसके अंदर 2 6 और 10 है, A3 इसके अंदर 3 7 है, और A4 इसके अंदर 4 और 8 है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जो मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लास का क्राइटेरिया बताया था, देखिए कोई भी इक्विवेलेंस क्लास जो है वो कॉमन नहीं है, कुछ भी सारे डिसजॉइंट हैं। A1 A2 A1 A3 या A2 A3 या A3 A4 या A2 A4 या A1 A4 सब डिसजॉइंट है, और सबको अगर आप यूनियन कर दे तो पूरा का पूरा ए मिल जाएगा। तो ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसने जो है ए को डिफरेंट डिफरेंट डिसजॉइंट क्लास में डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, ये एक तरह से बोरिंग एग्जांपल भी है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। इससे इसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा है डे टू डे लाइफ में, बट मैंने आपको ये सिर्फ समझने के लिए बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशंस कैसे बनाते हैं। मैंने आपको कहीं इसका डे टू डे लाइफ में इसका यूज नहीं बताया, बट चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अब आप देखिए कि अगर आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया है कि जो दुकानदार है वो जो सेल्फ बनाता है, जितने भी उसके सेल्फ्स होते हैं, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसने अरेंज किए होते हैं सेल्फ्स को, इस तरह से ताकि उसको सामान खोजने में दिक्कत ना हो। वो इसी तरह का सेल्फ बनाता है। अब आप देखिए कि वहाँ ये एडिबल ऑयल रखता है एक जगह, उसमें भी अगर एडिबल ऑयल रखा है तो उसने भी उसमें थोड़ा सा और खासियत बनाता है कि एक कंपनी का एडिबल ऑयल एक जगह रखता है, बट मान लीजिए कि एक छोटी सी दुकान है तो एडिबल ऑयल एक जगह रखता है, बाथिंग सोप एक जगह रखता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, है ना। बाथिंग सोप एक जगह रखता है, फिर जो आपका वॉशिंग सोडा है ना, या सर्फ, वॉशिंग सोडा जो है वो एक जगह रखता है ना। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि उसके सामान में जितने उसके दुकान में जितने भी सामान है वो मेरा ए है। अब ए के अंदर एडिबल ऑयल भी आ जाएगा, बाथिंग सोप भी आ जाएगा, जितने भी सामान है वो एक का काम कर रहा है। और अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कि इसके पास जितने भी सामान है, तो दो सामान तभी रिलेटेड होंगे जब x एंड y आर ऑफ सेम कैटेगरी और ऑफ यूज, और या तो सेम कैटेगरी के हों या तो सेम यूज वाले हों। बेहतर है आर ऑफ सेम यूज, है ना। सेम यूज के जितने भी सामान है वो ही रिलेटेड होंगे। तो देखिए ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। x और x R के अंदर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, क्योंकि x और x तो सेम ही यूज के होंगे, है ना। अगर एक्स वाई सेम यूज का है तो वाई एक्स भी सेम यूज का होगा, तो सिमेट्रिक भी है। अगर एक्स वाई सेम यूज का है, वाई जेड सेम यूज का है, तो एक्स और जेड भी सेम यूज का होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो अब जो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ये आपके ए को डिफरेंट डिफरेंट डिसजॉइंट क्लास में डिवाइड कर देगा, और ये जो डिसजॉइंट क्लास है यही आपका दुकानदार का सेल्फ है। दुकान में जो सेल्फ लगी है ये सारे इक्विवेलेंस क्लास हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि भले जो शॉपकीपर है वो नहीं समझता है व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बट उसने जो अप्लाई किया वो एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। तो इसी से आप अंदाजा, इसी तरह मैं एक आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका जो पीरियोडिक टेबल है, एक्चुअली मुझे पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, बट जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, जितना मुझे याद है मैं उसके बेसिस पे, ठीक है। आपका पीरियोडिक टेबल ऐसे ही होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है पीरियोडिक टेबल, ऐसा ही पीरियोडिक टेबल आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, शायद यहाँ पे
मुझे याद नहीं है, बट आप ऑब्जर्व कीजिए इन सारे कॉलम्स को, इन सारे कॉलम्स को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। ये जो सारे कॉलम्स है ना, तो ये ए के अंदर क्या हो गए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो मेरा ए हो गया। अब हम एक रिलेशन बना रहे हैं आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव same electron on the outer orbital, same electron in outer orbital, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो कॉलम है इसमें सारे जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 1 है। इसी तरह 2 3 4 ऐसे है ना, आपने ऑब्जर्व किया ये। तो ये जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन आप प्रूफ कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे ही आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। हम बोल सकते हैं सो जो मेरा कॉलम है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, है ना, A1 A2 A3। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपके केमिस्ट्री से दे रहा हूँ, आइसोटोप्स। जितने भी एलिमेंट हैं तो दो एलिमेंट ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन अर्थ, है ना। नाउ आर रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं एक्स कॉमा वाई सच दैट when x and y have same atomic number। ये आपके आइसोटोप्स का डेफिनेशन है, सेम एटॉमिक नंबर। तो अब आप देखिए कि इसके बेसिस पे जो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है आप चेक कर सकते हैं। एक्स एक्स जो होगा वो आर के अंदर होगा, एक्स वाई अगर आर के अंदर है तो वाई एक्स भी आर के अंदर होगा, एक्स वाई अगर आर के अंदर है तो वाई, और वाई जेड अगर आर के अंदर है तो एक्स जेड भी आर के अंदर होगा, है ना। आप ये इजिली प्रूफ कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। तो अब आप देखिए इसके बेसिस पे जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा A1, मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, 1H1, आप चेक कर लीजिएगा 2H1 और 3H1। तो ये सारे एक इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। इसी तरह हीलियम का, और मान लीजिए किसी का आइसोटोप्स नहीं होता है तो वो उसके इक्विवेलेंस क्लास में एक ही एलिमेंट रहेगा वो खुद, है ना। तो इस तरह से आप देखिए कि आप इक्विवेलेंस क्लास बना सकते हैं। तो आपको मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन दिखाया कि इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, और इक्विवेलेंस रिलेशन से हम कैसे इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे ये भी हमने देख लिया। थोड़ा सा अपने बुक में हम लोग देखते हैं, आपके बुक में भी ऑलरेडी ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये नोट थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक आप पढ़िए, ठीक है। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल उसने दिया है, क्या दिया है, सपोज एक्स given an arbitrary equivalence relation R on arbitrary set X, R divides X into mutually disjoint subset called as partition or subdivision of X, ठीक है। ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये X को बहुत सारे डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करता है, और ये जो सबसेट्स बने हैं हमारे A1 A2 A3 उसको हम लोग पार्टीशन या सब डिवीजन बोलते हैं। यही पार्टीशन और सब डिवीजन मेरा इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। तो इसकी क्या, और ये सारे जितने भी AI हैं ये क्या सेटिस्फाई करते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये इसी के बेसिस पे तो हमने बनाया था ये सारा इक्विवेलेंस क्लास। A1 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं, A2 के भी सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं, तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा, नो एलिमेंट ऑफ AI आर रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ AJ। A1 A2 का एलिमेंट रिलेटेड नहीं होता है, अगर A1 A2 का एलिमेंट रिलेटेड होगा तो A1 A2 सेम हो जाएगा ना, हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, ठीक है। तीसरा, सबका यूनियन X पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा, और
किसी भी दो का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होगा। और ये जितने भी ए आई हैं इनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास है वो ये तीन क्राइटेरिया को हमेशा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसके बेसिस पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, ये एग्जाम्पल आप खुद से पढ़िएगा, मैंने ऑलरेडी ये समझा दिया है, आप यहाँ पे आप बना सकते हैं मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल। ठीक है, सो आपके बुक में ये वाला पार्ट जो था इक्विवेलेंस क्लास का पार्ट था। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं आपके बुक में। ठीक है, चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 14 इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा था ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आपसे बोल रहा है, अब एल जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन है। इसको चलिए हम लोग अलग से देखते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। अब इसमें बहुत सारे लाइन है, इसमें बहुत सारे लाइन है ना, आप नहीं काउंट कर सकते कितने लाइन है, इसमें बहुत सारे लाइन होंगे, है ना, हर जगह बहुत सारे लाइन होंगे। मैं छोटे ड्रॉ कर रहा हूँ बट आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे लाइन होंगे, इन्फिनेटली मेनी। तो एल क्या है वो आप समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि दो लाइन तभी रिलेटेड होगा जब दोनों पैरेलल होगा। तो अब मान लीजिए कि ये और ये पैरेलल है तो ये दोनों रिलेटेड होगा, है ना, ये और ये पैरेलल होगा तो ये सारे आपस में रिलेटेड होंगे। तो कौन से दो लाइन रिलेटेड हैं ये आपको समझ में आ रहा है, वही दो लाइन आपस में रिलेटेड होंगे जो पैरेलल है। अब आपसे बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 जो लाइन है इससे रिलेटेड कौन कौन है ये आपको पता करना है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस लाइन कहां पर है पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए। सो y इक्वल टू 2x प्लस 4, सो y इक्वल टू 2x प्लस 4, इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले। सो ये लाइन कैसा दिखेगा, 2x माइनस वाई बाई -4 इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, x माइनस 2 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1, यानी x को नेगेटिव साइड कट कर रहा है और y को पॉजिटिव साइड कट कर रहा है। ये लाइन है मेरा, है ना। तो इससे पैरेलल कौन कौन लाइन है वही आपको पता करना है। तो ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करें तो इससे पैरेलल लाइन जो होगा उसका जो इक्वेशन दिखेगा, कोई भी लाइन इसके पैरेलल होगा तो स्लोप तो सबके सेम होंगे। क्या चेंज कर रहा है सबका, y इंटरसेप्ट। तो इन सारे लाइन का जनरल इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस c लिख सकते हैं ना। तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 से कौन कौन से लाइन रिलेटेड होंगे जिनका इक्वेशन इस तरह का होगा। तो आप देख लीजिए, ऑब्जर्व करिए कौन कौन सा लाइन रिलेटेड होगा। ये लाइन रिलेटेड होगा, इसका कुछ इक्वेशन होगा, ये लाइन भी रिलेटेड हो, ऐसे बहुत सारे लाइन होंगे। तो आपसे यही बोला था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप दे सकते हैं। इससे कौन कौन सा लाइन रिलेटेड होगा, तो इससे जो भी लाइन रिलेटेड होगा, ऑल लाइन एल सच दैट इक्वेशन ऑफ एल विल बी ऑफ द फॉर्म, अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस c वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका फुल कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स T1 is similar to T2. We have already proved that this is an equivalence relation. Okay, अब आपसे इसमें अब ए के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, उसमें अब आप एक में से कोई तीन ट्रायंगल इसने चुना है, T1 जिसका साइड 3, 4, 5 है, T1 इसका साइड जो है वो 3, 4, 5 है, T2 इसका साइड जो है वो 5, 12, 13 है, और T3 इसका साइड जो है 6, 8, 10 है। अब आपसे ये बोल रहा है कि विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। तो T1, T2, T3 आप में से कौन ट्रायंगल आपस में रिलेटेड है। तो आप जस्ट रिलेशन को देखिए, वही दो ट्रायंगल रिलेटेड होंगे जो सिमिलर होंगे। तो T1 और T2 और T3 इन तीनों में कौन आपस में रिलेटेड है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो सिमिलर होंगे, तो सिमिलर का यहाँ साइड दिया हो तो साइड का क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो 3/5 या 3/12 या 3/13, 5/5, 5/12 या 5/13 का रेशियो आप चेक करके देखिए। तो देखिए ये T1, T2 तो सिमिलर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। T2, T3 भी सिमिलर नहीं है।
चेक कर लीजिए आप इसको, ठीक है। 5:8 का रेशियो या 12:6 का रेशियो या 13:8 का रेशियो, आप रेशियो का कॉम्बिनेशन जितना भी बनता है वो आप करके देख लीजिए। बट आप ऑब्जर्व कीजिए T1 और T3 रिलेटेड है, क्यों? 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10, ये रेशियो बराबर है। सो बाई SSS criteria for similarity of triangle, T1 and T3 are similar, so we can say that T1 and T3 are related, यानी कि T1 T3 का जो पेयर है वो R के अंदर जरूर होगा, है ना। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 भी है, 12 और 13 ऑलमोस्ट सेम है, तो 13 भी आप बनाइएगा। 11 नंबर हम लोग चेक करते हैं। 11 नंबर मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं। ये बहुत ही ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंस क्लास को। चलिए हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। So that the relation R in the set A of a point in a plane given by R equal to PQ, distance of the point P from origin is same as the distance of point Q from origin, ठीक है। Now is an equivalence relation, ये आपने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, यानी कि दो पॉइंट ए का तभी रिलेटेड होगा जब दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर होगा। तो नाउ फर्दर, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, ऑब्वियसली पी जो है जीरो ओरिजिन पे नहीं है ना, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एज अ सेंटर, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। सो पी से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे उनका कलेक्शन जो होगा वो एक सर्कल बनाएगा। तो अब पहले तो चेक कर लीजिए कि P से कौन कौन रिलेटेड होगा। तो अगर आप ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करें तो P यहां पर है सपोज, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है P ओरिजिन नहीं है। अब P से कौन कौन सा पॉइंट रिलेटेड होगा, तो आप सबसे पहले जो रिलेटेड होगा उसका P से जितना डिस्टेंस है, P से मान लीजिए कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो वही लाइन वही पॉइंट रिलेटेड होगा जिसका ये पॉइंट P से रिलेटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट नहीं हो सकता है ना। अब एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे इसका ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 5 है तो P1 और P रिलेटेड होगा, यानी कि P और P1 का जो पेयर होगा वो R के अंदर होगा, हम बोल सकते हैं। इसी तरह यानी कि वो सारे पॉइंट जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट होगा वो सारे पॉइंट P से रिलेटेड होंगे। अब उन सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे, सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ सर्कल, you will get a circle. This is the actually if you see this is the definition of a circle. इस सर्कल का डेफिनेशन है। सर्कल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, मैं लोकस के टर्म में इसका डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from a fixed point is always equal। तो ये सारे पॉइंट का कलेक्शन है जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा इक्वल आएगा, और यहाँ पे या कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट मेरा क्या है? 5 यूनिट। यही है सर्कल का डेफिनेशन। तो ऑब्वियसली जो पॉइंट P से रिलेटेड होंगे वो एक सर्कल पे लाई करेंगे। तो अब ये तो हो गया जो आपका क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। इसका इक्विवेलेंस क्लास कैसा दिखेगा आप बता सकते हैं? सो जो इसका इक्विवेलेंस क्लास होगा वो कलेक्शन होगा। अगर आप ऑब्जर्व करें, पहले एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से रिलेटेड वही होगा जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगा, तो एक सर्कल बनाएगा। फिर दूसरा पॉइंट लेंगे जो इस सर्कल पे नहीं होगा, वो एक सर्कल बनाएगा। तीसरा पॉइंट लेंगे जो इस सर्कल पे नहीं होगा। तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन का जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगा वो कलेक्शन ऑफ सर्कल बनेगा। और यहाँ पे अब मैंने तो बहुत दूर दूर पे सर्कल बना दिया, सर्कल तो बहुत छोटा छोटा भी बनेगा, है ना। अब जीरो से कौन रिलेटेड होगा? ओरिजिन से कौन रिलेटेड होगा? तो ओरिजिन से रिलेटेड सिर्फ ओरिजिन ही होगा, है ना। ओरिजिन से रिलेटेड सिर्फ ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन से जो सर्कल बन रहा होगा एक पॉइंट होगा, है ना। तो ओरिजिन से यानी ओरिजिन का इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, सिर्फ ओरिजिन। बट ओरिजिन से जैसे ही आप दूर जाएंगे ना, ऑब्वियसली सर्कल बनेगा जिसका रेडियस बहुत छोटा होगा। मान लीजिए सर्कल से दूर गए, हमने एक पॉइंट लिया 0.01 और 0.02, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हम पता कर लेंगे, और वो सारे पॉइंट हम पता करेंगे जिसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से इसी के डिस्टेंस के बराबर हो। तो एक सर्कल मिलेगा, बट ये सर्कल बहुत छोटा होगा, बट सर्कल होगा। और इसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे, एक दो पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है अगर उसका रेडियस जो है नॉन जीरो है ना। तो अब इस क्वेश्चन में जो इसका इक्विवेलेंस क्लास बनेगा ना, वो एक सर्कल बनेगा, और इस सर्कल का जो
ये सर्कल जो होंगे इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे, यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन हमको मिल गया जिसमें हमारा इक्विवेलेंस क्लास जो है वो इनफाइनाइट है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप मेरे से आपको इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 1.1 आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके हायर स्टडीज में भी ये बहुत काम करेगा, ठीक है। सो आई यू शुड जस्ट कंप्लीट दिस, नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस, बट आप अच्छे से समझिए, अपने सराउंडिंग से खोजिए कि कहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन का या इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देन अगर आप खुद से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिलेशन में, देन ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक चीज ये बता दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया दे रहा है। ऐसे रिलेशन बनाइए जो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे रिलेशन बनाइए जो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बनाइएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस में भी है, उसको भी आप बनाइएगा। ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाओ, जैसे मैंने एक सेट दे दिया 1 2 3, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसमें, ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसमें 1 2 एक एलिमेंट फिक्स्ड है, ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर ये सारे क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको काउंटर एग्जाम्पल बनाने में, खोजने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।